हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आए हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन के क्वेश्चन विथ डिटेल डिस्क्रिप्शन। इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए, इसको 2 बार सुन लीजिए और जाकर आप इजीली एग्ज़ाम देकर आ सकते हैं। इसका पेपर पैटर्न वही रहने वाला है जो आपका माइनर 1 का था, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। और 9 से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, 30 डेज 30 करियर ऑप्शंस, जो आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। तो आप उस पर बने रहिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन एंशंट बिजनेस सिस्टम। पुराने प्राचीन भारतीय व्यापार जो सिस्टम था उसके क्या एस्पेक्ट थे। तो द एंशंट इंडियन बिजनेस सिस्टम was characterized by the strong guild system which regulated trade and craftsmanship। मतलब अगर हम बात करें प्राचीन भारतीय बिजनेस व्यवस्था की, तो वो पुराना बहुत स्ट्रॉन्ग एक गिल्ड सिस्टम था जिसको हम श्रेणीज या श्रेणीज कहते थे। इट रिलाइड हेवीली ऑन एग्रीकल्चर। प्राचीन सिस्टम, आपको पता है कि इंडिया में पहले से ही एग्रीकल्चर का बहुत महत्व है, तो वो एग्रीकल्चर पे, कॉटेज इंडस्ट्रीज पे और वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड रूट्स। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, सिल्क रूट वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। और इंडिया प्राचीन समय से ही अपने समृद्धशाली इतिहास के लिए फेमस है। द यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज वेट मेजर एंड करेंसी alongside a sophisticated banking system operated by the bankers, ये श्रेष्ठी फैसिलिटेटेड लॉन्ग डिस्टेंस कॉमर्स। इंडिया में वेट मेजरमेंट, करेंसीज और इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम भी चलते आ रहा था प्राचीन समय से। ट्रेड वॉज डीपली इंटीग्रेटेड विद द कल्चर एंड सोशल लाइफ। पुराने ज़माने से ही जो व्यापार है, ट्रेड है, वो हमारे यहाँ पर सोशल लाइफ के साथ मिला जुला चल रहा है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी है, जो धर्म बोलते हैं हमारा। एडिशनली मैरीटाइम्स ट्रेड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल कनेक्टिंग इंडिया टू वेरियस पार्ट ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड थ्रू द मेजर पोर्ट्स। इंडिया में अलग अलग पोर्ट्स के थ्रू हम वर्ल्ड के कोने कोने पर हमारा गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट भी करते थे। फॉस्टरिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल एक्सचेंज। इंडिया का समृद्धशाली इतिहास, और साथ में जब भी देखो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी करते हैं तो कल्चर को भी हम एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि जब फॉरेन से कोई गुड्स यहाँ पर आता है या हम फॉरेन में भेजते हैं, तो जो कोई व्यक्ति जाता है या सामान जाता है तो वो वहाँ के कल्चर पे भी इम्पैक्ट करता है। ये था हिस्ट्री की बात। अब बात करते हैं डिफाइन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर और ऑब्जेक्टिव। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन आ सकता था, इसलिए हमने वो करवा दिया है। यहाँ से आपके मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द पीपल, रिसोर्सेज, एक्टिविटी टू द अचीव कॉमन बिजनेस गोल एफिशिएंटली। देखो, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है संगठन बनाना। किनका संगठन? लोगों का, साधनों का, एक्टिविटीज का। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि बिजनेस के गोल को एफिशिएंट तरीके से, एफिशिएंट का मतलब होता है बेटा कम खर्चे में बेहतर काम होना, कॉस्ट इफेक्टिव काम होना। तो जब सब लोग कॉमन गोल के लिए काम करते हैं और उसमें इंसान का, रिसोर्सेस का, एक्टिविटीज़ का हम प्रॉपर अरेंजमेंट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है भाई? ये गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है। हमने पहले ही पढ़ लिया कि इसमें सभी लोग बिजनेस के गोल के लिए काम करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ वर्क, भाई हर बिजनेस के लिए वर्क को बांटना, काम को बांटना बहुत ज़रूरी होता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेटा कोऑर्डिनेशन किसी भी बिजनेस का एसेंस माना जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। लीगल एंटिटी स्टेटस, बेटा बिजनेस तो लीगल ही होना चाहिए। अब इसके नेचर के बारे में बात करें, नेचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सोशल भी है और इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन भी होता है,
टू क्रिएट वैल्यूज। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है बेटा इकोनॉमिक, मतलब जो भी हम बिजनेस करते हैं उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है बेटा प्रॉफिट को बढ़ाना, ग्रोथ करना, समथिंग न्यू इनोवेशन लेकर आना। और कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। देखो हर एक बिजनेस का एक सोशल ऑब्लिगेशन भी होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, कम्युनिटी का वेलफेयर करे, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करके रखे। तो ये चीज़ें भी होती हैं बेटा बिजनेस में। इट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर सिस्टमेटिक ऑपरेशन। ये एक तरीके से बेसिक है जहाँ से हम सिस्टमेटिक काम कर सकते हैं, जो अलग अलग टास्क है उनको साथ में रख के परफॉर्म कर सकते हैं, उसको बैलेंसिंग कर सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी विद स्टेक होल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो क्या होता है बेटा, जहाँ पर भी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, अथॉरिटी आती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में होना ज़रूरी है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया में? बेटा सेकंड थर्ड क्वेश्चन को मिलाकर भी पूछ सकते हैं, वो अलग अलग भी पूछ सकते हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वाइटल रोल है इंडियन इकोनॉमी में। वाइटल मतलब वही मेन रोल है। इट सर्व एज द बैकबोन फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये अगर हम राष्ट्रीय विकास की बारे में बात करें या इंडस्ट्रियलाइजेशन उद्योगीकरण की बात करें तो उसमें बैकबोन है। इट प्रमोट एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये हमें प्रमोट करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज का यूज़ करें। फैसिलेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन। हम कम प्रोडक्शन की जगह लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करें। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करें विच आर क्रूशल फॉर डेवलपिंग नेशन, जो हर किसी डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। बाय ऑर्गेनाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हम इसमें आर्थिक क्रियाएं करते हैं उसमें इनोवेशन भी आता है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट भी आता है और रीजनल डेवलपमेंट भी आता है। फर्दर मोर, इसके और अलावा वेल ऑर्गेनाइज बिजनेस, जो एक अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज बिजनेस होता है, वो कंट्रीब्यूट कर पाता है सिग्निफिकेंटली टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू। सरकार को भी टैक्सेस वगैरह के थ्रू सही तरीके से सरकार को रेवेन्यू प्रोवाइड कर पाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी हेल्प कर पाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में सपोर्ट कर पाता है। इट ऑल्सो इनहेंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ गुड्स। बेटा अगर अच्छी क्वालिटी का गुड्स जो है लोग यूज़ करेंगे तो उनके जीवन जीने का स्तर सुधरेगा। अल्टीमेटली ड्राइविंग इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस इन द ग्लोबल मार्केट एंड इंश्योरिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। और जो आजकल का इन्वायरमेंट है कॉम्पिटिटिव इन नेचर, तो वहाँ पर आपको कैसे रहना है, कैसे सस्टेन करना है, उसके बारे में भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको हेल्प करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 4, व्हाट इज मीन्ड बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस? एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक एंड इंपॉर्टेंस। बेटा हर एक बिजनेस की कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, जो हमारे इथिकल ऑब्लिगेशन है कंपनी के, प्रॉफिट कमाने के अलावा जो सोसाइटी के फेवर में होते हैं, इन्वायरमेंट के फेवर में होते हैं, उनको बोलते हैं हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनकी विशेषता क्या क्या है कि इसमें होता है वॉलंटरी कंप्लायंस, बिजनेसमैन अपनी इच्छा से इनको पूरा करता है। स्टेक होल्डर्स अकाउंटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट बिल्ड ट्रस्ट इन ब्रांड रेपुटेशन। देखो जब आप सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करते हो तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है आपके ब्रांड पे और आपके बिजनेस की रेपुटेशन भी बढ़ती है। जो आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका भी मोरल हाई होगा। एंड इंश्योर द सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स। भाई साधनों का सही उपयोग करना है आपको। बाय एड्रेसिंग सोसाइटल इशू, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करने के लिए हम एज अ बिजनेस हमें सपोर्ट करना चाहिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट करना चाहिए। फेयर लेबर प्रैक्टिस, जो हमारे यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं टाइमली सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह प्रोवाइड करो उनको। बिजनेस गेन एज सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट। देखो बेटा बिजनेस का फायदा होना चाहिए जब सोसाइटी का फायदा होगा। कमिटमेंट नॉट ओनली मिटिगेट्स रिस्क बट ऑल्सो अलाइंस कॉर्पोरेट सक्सेस विथ ओवर वेल बीइंग टू कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम। सिर्फ आपको रिस्क कम करने पे ऊपर फोकस नहीं करना है, ओवरऑल सोसाइटी और कम्युनिटी, मतलब आपको सभी का भला करते चलना है एक तरीके से, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, अच्छा वर्किंग कंडीशन दो, बेटर गुड्स प्रोवाइड करो, ये सब आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ही आता है। अगला क्वेश्चन है लिस्ट द ग्रुप टूवर्ड विच अ बिजनेस हैज टू फील सोशल ऑब्लिगेशन। इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन मिला के आ सकते हैं 4 और 5। बिजनेस मस्ट फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशन टूवर्ड द स्टेक होल्डर ग्रुप्स। स्टेक होल्डर्स वो होते हैं बेटा जिनका हमारे बिजनेस पे डायरेक्टली
या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। फर्स्टली ऑब्लिगेशन टू शेयर होल्डर्स बाय इंश्योरिंग फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई जो लोग हमारे यहाँ शेयर खरीदते हैं उनको हम बिल्कुल फेयर रिटर्न प्रोवाइड करें, ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट वगैरह करें। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको टाइम पे वेजेस सैलरी जो प्रोवाइड करना है करें, एक अच्छी वर्किंग कंडीशन दें और उनको फ्यूचर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। जो कंज्यूमर हैं उनको क्वालिटी प्रोडक्ट दें एक रीजनेबल प्राइस पे और ऑनेस्ट मार्केटिंग करें, ब्लैक मार्केटिंग या फिर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट, भाई सरकार के जो लॉ है नॉर्म्स है उनको फुलफिल करें, टाइमली टैक्स का पेमेंट करें और फाइल इट टुवर्ड द कम्युनिटी और इन्वायरमेंट। इनके प्रति भी क्या होता है कि सस्टेनेबल प्रैक्टिस करें, मतलब इस तरीके से इन्वायरमेंट का यूज़ करें कि हमारे लिए भी अवेलेबल रहे, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे। इसके बाद सोशल वेलफेयर करने पे ध्यान दें, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट जितना भी प्रभाव पड़ता है दुष्प्रभाव उसको कम करने की कोशिश करें, कंट्रीब्यूटिंग टू द ब्रॉडर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, जितना हो सके समाज के कल्याण और भलाई के लिए काम करें। क्वेश्चन 6, डिफाइन प्रमोशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग अ न्यू बिजनेस। प्रमोशन क्या है, उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं जब भी आप कोई नया बिजनेस प्रमोट करते हो तो। प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जब कंपनी को फॉर्म करते हो उसका सबसे पहला काम है प्रमोशन। इन्वॉल्विंग द कॉन्सेप्चुलाइजेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड असेंबली ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस। इसमें कंसेप्ट बनाना, इन्वेस्टिगेट करना, रिसोर्स कलेक्ट करना भी आता है। द प्रोसेस बिगिन विद द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया। आप बिजनेस का आइडिया लेकर आते हो, उसको फॉलोड करते हो आप इन्वेस्टिगेशन वगैरह से। असेस विद द फिजिबिलिटी थ्रू मार्केट, मार्केट में जाके उस बिजनेस के बारे में आइडिया निकालते हो, पता करते हो कितना फंड लगेगा, फाइनेंशियल रिसोर्स पता करते हो। वंस डीम्ड विएबल द प्रमोटर असेंबल द नेसेसरी। अब जो प्रमोटर होता है फिर वो सब असेंबल करना शुरू करता है सारी चीज़ें निकालने के बाद। क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करता है, फिजिकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल रिसोर्स, सारे रिसोर्स कलेक्ट करता है प्रमोटर। फाइनली द प्रमोटर अंडरटेक द लीगल फॉर्मेलिटीज। उसके बाद प्रमोटर लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करता है, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना, आर्टिकल बनाना, कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना ताकि हम बिजनेस शुरू कर सकें। ठीक है, तो पूरा प्रमोशन का स्टेप्स हो गया। डिफाइन सोल ट्रेडर एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सोल ट्रेडर, वन मैन आर्मी, या इसको सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं। इट इज़ अ बिजनेस ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय सिंगल इंडिविजुअल। सारा बिजनेस को संभालना, चलाना, कंट्रोल करना एक अकेला व्यक्ति करता है, जो सारा रिस्क बियर करता है और सारा प्रॉफिट भी अपने पास रखता है। इसकी विशेषता क्या है बेटा, इसको बनाना, फॉर्मेशन करना आसान होता है। लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कितना भी नुकसान हो भरना है, कितना फ़ायदा हो और ले जाओ। इंडिविजुअल ओनरशिप, एक व्यक्ति अकेला मालिक होता है। इसके एडवांटेज क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग, जब अकेला मालिक है तो जल्दी से जल्दी कोई भी डिसीजन ले सकता है। पर्सनल कंट्रोल, बिजनेस पे उसका खुद का पर्सनल कंट्रोल रहता है, कोई बोलने वाला नहीं है। सीक्रेसी, बिजनेस में जो सीक्रेसी है, जो सीक्रेट बात है उसको दबा के रखना है वो रख सकता है अपने हिसाब से। अब कुछ डिसएडवांटेज भी है इसके बेटा, क्योंकि एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज साथ में ज़रूर आते हैं। तो पहला जो डिसएडवांटेज है, ऑनर फेसेस अनलिमिटेड लाइबिलिटी, रिस्किंग पर्सनल असेट्स। भाई लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब अगर टाइम पे नहीं चुका पाए तो आपकी खुद की पर्सनल असेट्स भी जा सकती है। लिमिटेड कैपिटल रिसोर्स, एक अकेला व्यक्ति बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं लगा सकता आमतौर पे। द बर्डन ऑफ मैनेजिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस अलोन, पूरा बिजनेस को संभालना, चलाना एक अकेले व्यक्ति के कंधों पे आ जाता है। इट इज़ ऑफन लिमिटेड बाय द सोल ऑनर्स पर्सनल कैपेबिलिटी, टाइम कॉन्स्टेंट एंड द इनएबिलिटी टू प्रोवाइड द एक्सपर्टाइज फाउंड इन द लार्जर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक अकेले व्यक्ति के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि वो टाइम का भी ध्यान रखे, काम भी कर ले, सारी कैपेसिटी भी उनके अंदर ही हो जाए, तो ये क्वाइट डिफिकल्ट होता है बेटा। अगला है मेन फीचर ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज एंड लिमिटेशन। पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग चलता है। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो बिजनेस को रन करते हैं कलेक्टिवली। इसके फीचर्स क्या होते हैं बेटा,
इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, इसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड। इसको बनाना कंपलसरी नहीं होता है बेटा, ऑप्शनल होता है। अगर पार्टनर चाहे तो बनाए, नहीं चाहे तो नहीं बनाए। शेयर्ड मैनेजमेंट, सब लोग मिलके मैनेज करते हैं पूरी कंपनी को। म्यूचुअल एजेंसी, सब लोग एक दूसरे के एजेंट हैं, मतलब सबके काम के लिए सब रिस्पॉन्सिबल। कैरेक्टरिस्टिक में भी ये सब आता है। लिमिटेड लाइफ होती है, क्योंकि देखो लिमिटेड लाइफ इसलिए है क्योंकि पार्टनरशिप में सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, तो पार्टनर मरे या इंसॉल्वेंट हुए तो उससे आपको फर्म बंद करना पड़ सकती है। प्रॉफिट एंड लॉस आपस में बढ़ जाता है, और लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। इसके एडवांटेज इंक्लूड पूल्ड रिसोर्स, वो एक साथ अपन रिसोर्स पूल कर सकते हैं। शेयर्ड एक्सपर्टाइज, आपस में लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। बेटर डिसीजन मेकिंग, सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। तो देखो एक तो पहला वाला फायदा है, सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे तो रिसोर्स भी सबके मिल जाएंगे। अगर 2 3 4 पार्टनर है तो सब अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तो भी अच्छा रिसोर्स इकट्ठा हो जाएगा हमारे पास। डिसीजन लेने में भी आसानी होगी, और सबकी एडवाइस भी ले सकते हैं कोई भी डिसीजन लेने के पहले। ड्यू टू द डाइवर्स इनपुट, द लिमिटेशन इंक्लूड पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर। लिमिटेशन क्या है भाई, पार्टनर में आपस में कोई डिस्प्यूट हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो उसकी वजह से फर्म का डिसोल्यूशन, मतलब फर्म का समापन हो सकता है। पार्टनर विड्रॉल ले सकता है, मतलब फर्म छोड़ के जा सकता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो होती है भाई, अगर हमारी गलती नहीं भी तब भी भुगतान करना पड़ेगा आपको लॉस का। इट ऑफर्स मोर स्टेबिलिटी देन सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सोल प्रोप्राइटर से ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन इसमें भी परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। मतलब पार्टनर भी मर जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए तो भी फर्म बंद हो जाएगी, क्योंकि फर्म और पार्टनर अलग अलग नहीं है यहाँ पे। लिमिटेड लाइबिलिटी एडवांटेज ऑफ फॉर्मल कॉपरेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी कहाँ पर होती है, फॉर्मल कॉपरेशन में, कंपनीज वगैरह में। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, व्हाट इज कोऑपरेटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज द वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल who unite to achieve common economic, social, cultural goal through jointly owned and democratically controlled enterprise। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा एसोसिएशन होता है लोगों का जो आपस में मिलके अपने खुद के इकोनॉमिकल, सोशल या कल्चरल गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, मेंबरशिप लेना पड़ती है आपको, सब लोग मिलके अपना मैनेजमेंट करते हैं, 1 मेंबर 1 वोट। इनका फोकस होता है कि जो मेंबर को सर्विस प्रोवाइड करना है वो करें, ना कि प्रॉफिट कमाना। खास करके ये मेंबर्स के जो भी गोल्स या नीड्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए। इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल हेल्प, ये बेटा एक दूसरे की हेल्प करने के सिद्धांत पे चलता है। ये इंश्योर कराता है कि जो सरप्लस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सभी मेंबर्स के बीच में। कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स मेंबर्स विथ सर्विसेज लाइक, जैसे उसमें क्या क्या सर्विस मिलती है मेंबर्स को, उनको उधार मिल जाता है, उनकी मार्केटिंग वगैरह, कंज्यूमर गुड्स रीजनेबल रेट पे मिल जाते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर पाते हैं, इकोनॉमिकल रिलायंस कर पाते हैं, एक दूसरे के ऊपर भरोसा हो जाता है उनको। डिफाइन द कंपनी एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बेटा कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से इंडिया में किसी को कंपनी बनाना है तो उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है अपने आप को। तो कंपनी एक लीगल एंटिटी है फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जो लोग इंडिविजुअल के ग्रुप को मिलकर बनाते हैं। ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी हो सकता है। रिकॉग्नाइज एज ए लीगल पर्सन, बेटा कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन तो होता है बट क्रिएटेड बाय लॉ होता है, तो इसको लीगल पर्सन बोलते हैं। सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, कंपनी अपने मेंबर्स से अलग होती है, जो पार्टनरशिप में नहीं होता है वैसा, पर कंपनी में वो होता है। कंपनी उसके मेंबर से क्या होती है बेटा, अलग। ये इसकी क्वालिटी भी होती है, जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी, ये इसकी विशेषता में भी पहला पॉइंट है। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी जब चलती है तो लॉन्ग टर्म के लिए चलती है, कंटिन्यू रहती है, उसके मेंबर्स आए जाएं उससे कंपनी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लिमिटेड लाइबिलिटीज फॉर इट्स शेयर होल्डर, भाई जो लोग जितने शेयर खरीदते हैं उनकी उतनी लाइबिलिटी होती है, यहाँ पे कोई अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला कंसेप्ट नहीं है। पार्टनरशिप में तो क्या होता है, सारे पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं, तो अगर एक व्यक्ति भी नुकसान करेगा तो सबको मिलकर भरना पड़ता है उधर, पर कंपनी में ऐसा डिसएडवांटेज नहीं होता है। द फीचर कॉमन सील यूजेस ट्रांसफरेबल शेयर एंड सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम द मैनेजमेंट, बेटा कॉमन सील भी होती कंपनी की, कोई कंपनी साइन नहीं कर सकती क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन ये कॉमन सील वाला वर्ड
2013 के एक्ट से रिमूव कर दिया है। उसके बदले जो कंपनी के 2 डायरेक्टर्स होते हैं वो भी साइन कर सकते हैं। द फीचर अलाउज अ कंपनी टू एक्यूमुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। कंपनी का जिस तरीके से फॉर्मेशन होता है या जो बना है वो एक बड़ी मात्रा में अपनी कैपिटल इकट्ठा कर सकती है, जिसको हम बोलते हैं अथोराइज्ड कैपिटल। अंडरटेक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, बहुत सारे ऐसे भी डिफिकल्ट ऑपरेशंस भी कंपनी परफॉर्म कर लेती है। प्रोवाइड अ स्टेबल स्ट्रक्चर दैट कैन इंड्योर अक्रॉस जनरेशन, और ये एक ऐसा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है जो चलता रहता है। कंपनीज देखो, आपने देखा होगा कि अभी तक चलती रहती है। मेकिंग इट डोमिनेंट फॉर्म ऑफ लार्ज स्केल मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो आज लार्ज स्केल पे अगर आपको बिजनेस करना है तो कंपनी सबसे बेस्ट होती है। डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, अब कंपनी के 2 फॉर्म दे दिया आपको, प्राइवेट और पब्लिक, और उनमें डिफरेंस पूछ लिया। प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी इज देयर ऑनरशिप and ability to raise capital. Private company limits the number of shareholders, prohibit the public invitation to subscribe for its share. मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या होता है बेटा, इनके मेंबर्स एक शेयर होल्डर लिमिटेड होते हैं। पब्लिक से शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती प्राइवेट कंपनी। एंड रिस्ट्रिक्ट शेयर ट्रांसफरेबिलिटी, और ये शेयर ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। पर जो पब्लिक कंपनी होती है वो जनरल पब्लिक को अलाउ करती है कि वो शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ध्यान रखना बेटा, प्राइवेट कंपनी शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी शेयर ट्रांसफर कर सकती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स, इसमें कुछ मिनिमम डायरेक्टर और मेंबर्स की रिक्वायरमेंट की लिस्ट भी होती है। पब्लिक कंपनी सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्टर रेगुलेटरी ओवरसाइट, नॉर्मली स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होते हैं पब्लिक कंपनी में और उनको रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा पूरी करना पड़ती है। वहीं पे अगर हम कंपेयर करें प्राइवेट कंपनी से, थोड़ी वो फ्लेक्सिबल होती है। दे आर ऑफन फैमिली ओन्ड और क्लोजली हेल्ड बिजनेसेस, प्राइवेट वाला नॉर्मली फैमिली वाले मिलके चला लेते हैं, वो हो सकती है। इसके अलावा और मैंने बताया था आपको कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं, है ना, बताया था मैंने आपको। डायरेक्टर भी उधर प्राइवेट में मिनिमम 2 होते हैं और उधर पब्लिक में 3 होते हैं। प्राइवेट कंपनी के लास्ट में पीवीटी लिमिटेड लिखा होता है और पब्लिक कंपनी के लास्ट में सिर्फ लिमिटेड लिखा होता है, बताया था मैंने आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक और रोल बताना है आपको। तो जो एमएनसी है इज अ बिजनेस इंटरप्राइज दैट ऑपरेट इन इट्स होम कंट्री। एमएनसी जो है वो अपनी होम कंट्री में ऑपरेट करती है और साथ में एक दूसरी मिनिमम, एक से ज़्यादा भी हो सकती है कंट्री, पर मिनिमम एक तो दूसरी कंट्री के साथ भी डील करती है। ये मेंटेन करती है अपना सेंट्रलाइज हेड ऑफिस, मतलब जो इसकी होस्ट कंपनी होती है वहीं पे इसका हेड ऑफिस होता है और बाकी जो गेस्ट कंट्रीज होती है वहाँ पे इनके रीजनल ऑफिसेस हो सकते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है बेटा कि इनमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट रीच मिल जाता है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में चला सकते हैं अपन इसको। अगर हम इंडियन की इकोनॉमी की बात करें तो एमएनसी का बहुत क्रूशल रोल है क्योंकि इससे हमको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई मिलता है बेटा। इससे हमारे पास नई नई मैनेजमेंट की टेक्निक, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, ये सब हमें सीखने को मिलता है। दे कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द एक्सपोर्ट अर्निंग, हम एक्सपोर्ट करके उससे भी अर्न कर सकते हैं। हाई स्किल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, कॉम्पिटिटिवनेस आता है लोकल मार्केट में भी। बाय इंटीग्रेशन इंडिया इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन, एमएनसी एक्सेलरेट इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन, इसी की वजह से जो हमारी आर्थिक मॉडर्नाइजेशन जो चेंजेस आए हैं वो भी एमएनसी की वजह से ही आया है, ग्लोबलाइजेशन। दे ऑल्सो रिक्वायर केयरफुल रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंटरेस्ट, कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ रेगुलेशंस भी बनाए हैं ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि एमएनसी के आने से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे थोड़ा सा एक बोलेंगे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, उनका लॉस भी होना शुरू हो गया है। तो ये 1991 से जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसके रिजल्ट के तौर पे जो है वो एमएनसी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड असेंशियल फीचर्स। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, तो ये कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं बिटवीन द पीपल विद इन एंड आउटसाइड कंपनी, हमारी कंपनी के अंदर भी और कंपनी के बाहर भी।
टू फैसिलिटेट इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। अगर आप चाहते हो कि एक अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सको और अच्छे से ऑपरेशन परफॉर्म कर सको, तो इट्स इंपॉर्टेंस लाइज इन द इंश्योरिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, फॉस्टरिंग टीम कोलैबोरेशन एंड मेंटेनिंग एक्सटर्नल रिलेशनशिप। तो ये ज़रूरी है कि आप सब लोगों से बात करो, अच्छे रिलेशनशिप बनाओ, टीम कोलैबोरेशन करो, और ये सब तभी हो पाता है जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है बेटा। कम्युनिकेशन के मेन फीचर्स ये होते हैं कि उनमें क्लैरिटी होना चाहिए, कंसाइसनेस होना चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए, कर्टेसी होना चाहिए। भाई जो आप मैसेज देने वाले हो क्लियर हो, शॉर्ट हो, प्रिसाइज हो, कोई मिस्टेक नहीं हो, आपकी टोन प्रॉपर हो, कर्टियस लैंग्वेज हो आपकी। अब अगर हम बात करें कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो गोल ओरिएंटेड भी होना चाहिए। भाई हम किस गोल को देखकर बात कर रहे हैं, टाइमली होना चाहिए, बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए। कम्युनिकेशन का जो चैनल होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। फॉर्मल और जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इट सर्व एज सर्कुलेटरी सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि इसमें क्या होता है, ट्रांसमिटिंग डायरेक्टिव्स होते हैं, फीडबैक्स होते हैं, मार्केट इंटेलिजेंस होते हैं, विच आर नेसेसरी फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। देखो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को पूरा करने के लिए, ये सब बहुत ज़रूरी होता है कि आप बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन ठीक तरीके से हो और उसका कम्युनिकेशन प्रॉपर हो। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, अपनी बातें नहीं समझा पाओगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी बेटा। कई बार बोलने से, बात करने से, कम्युनिकेट करने से बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब बेटा आपको कम्युनिकेशन की प्रोसेस के बारे में बताना है और उसके एलिमेंट कौन कौन से ये बताना है। तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस जो है वो साइक्लिक सीक्वेंस में चलती है ऑफ स्टेप टू कन्वे अ मैसेज। इसमें हम अपना मैसेज कन्वे कर पाते हैं। इसके मेन एलिमेंट में एक होता है सेंडर, जो हमारे मैसेज मतलब देता है, इनकोड करता है। फिर होती है इनकोडिंग की प्रोसेस, उसके मैसेज को वो जो थॉट है उसको मैसेज में कन्वर्ट करता है। जैसे देखो अभी क्या होता है, एक सेंडर है, उसके मन में कुछ थॉट्स चल रहे हैं, जब उस थॉट्स को मैसेज में कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसने इनकोड कर दिया, तो वो मैसेज बन गया। अब एक मीडियम या चैनल के थ्रू मैसेज ट्रांसमिट होगा, फिर उसको रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर उसको लेके डिकोड करेगा, समझेगा, और समझने के बाद वो फीडबैक प्रोवाइड करेगा, ताकि ये मालूम पड़े कि जो भी सेंडर उसको बताना चाहता था वो उस तक बात पहुंची या नहीं पहुंची और उसने क्या समझा उसको। ये पूरी प्रोसेस जो है इन्फ्लुएंस्ड बाय, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप बात कर रहे हो वो शोर शराबा नहीं होना चाहिए, डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, है ना, लैंग्वेज बैरियर्स नहीं आना चाहिए। अपन पढ़ेंगे भी बहुत सारी बैरियर्स होती हैं। तो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन जो होती है वो तभी सक्सेसफुल हो पाती है जब जो रिसीवर है, जो इंफॉर्मेशन ले रहा है, वो सही तरीके से उसको इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करे जो सेंडर बताना चाहता है। इसमें क्या होता है, सेंडर का इंटेंट है ना, वो जरूरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेकिंग द कंटिन्यूअस फीडबैक लूप असेंशियल फॉर वेरीफाइंग एक्यूरेसी एंड मेंटेनिंग क्लैरिटी थ्रू आउट द इंटरेक्शन। अब इसके लिए फीडबैक जरूरी है बेटा। फीडबैक हमको हेल्प करता है ये समझने में कि सामने वाला हमारी बातों को ठीक से समझ पाया कि नहीं समझ पाया। अगला क्वेश्चन है बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड गिव सजेशन टू ओवरकम। बेटा एक अच्छे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स या रुकावटें आती हैं और इनको दूर कैसे कर सकते हैं। तो बैरियर टू कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, इसमें फिजिकल बैरियर आते हैं बेटा, शोर शराबा होना, हम बहुत दूर थे तो कई बार सामने वाले की बात क्लियर समझ में नहीं आई। लैंग्वेज बैरियर, जारगॉन्स, भाई आप बहुत ज़्यादा मुहावरे वाली भाषा यूज़ करते हो या बहुत हाई लेवल के शब्द यूज़ कर रहे हो, सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहे हैं, लैंग्वेज का डिस्टर्बेंस हो गया। साइकोलॉजिकल बैरियर भी होता है बेटा, कुछ स्ट्रेस है सामने वाला या वो पहले से ही कुछ सोच के बैठा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, भाई आप टॉप लेवल के हो, लोअर लेवल का है। तो ऐसी बहुत सारी रुकावटें आती रहती है। कभी कभी हम गुस्से में रहते हैं तो सामने वाले की प्यार वाली बातें भी हमको लगता है कि यार कैसी बात कर रहा है, गुस्से में बात कर रहा है हमसे। कई बार भले वो सीधे बात कर रहा हो लेकिन हम गुस्से में हैं, हमारा मूड अच्छा नहीं है, तो हम उसकी बातों को भी गलत वे में ले जाते हैं। दिस हिंडर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग। और ये सब कारण की वजह से, ये जो रुकावटें आती है इनकी वजह से हम इंफॉर्मेशन ठीक से समझ नहीं पाते और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। अब इससे ओवरकम करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो ओपन डोर पॉलिसी रखो कि भाई जिसको जो भी चीज़ पूछना हो, करना हो, डायरेक्टली हमसे आके पूछे। देखो
एक्टिव स्पीकर से अच्छा एक्टिव लिसनर बनो। अगर आप सुनना सीख गए ना बेटा, अगर आपने सुनने का पेशेंस रख लिया तो बहुत लाइफ में आगे जा सकते हो। ध्यान से सुनना जरूरी। कई बार बच्चे ये करते हैं, अब मान लो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैं आपसे क्लास ले रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, पर अभी इसमें कुछ बच्चे आपस में, भाई कौन से कॉलेज में है, भाई कहाँ पर है, मेरा सेंटर ये आया है, तेरा कहाँ पे आया है, ऐसी बातें बीच में करने लग जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन बेटा मैंने फिर बोला कि मेरा अगर एक भी स्टूडेंट पूरी वीडियो ध्यान से देख रहा है और सुन रहा है तो बस मेरी वहां पर मेहनत सक्सेसफुल हो जाती है, अगर एक स्टूडेंट के भी मेरी वजह से अच्छे नंबर आ जाएं। एंड चलो आगे पढ़ते हैं। एंड द यूज क्लियर सिंपल लैंग्वेज, आप भाई साफ सुथरी सिंपल लैंग्वेज का यूज करो। प्रोवाइडिंग फीडबैक, आप भाई फीडबैक दो अगर आप चीज़ों को रिसीव करते हो तो। एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल का यूज करो ताकि बातें सामने वाले तक पहुंचे। ट्रेनिंग एम्प्लॉयज इन द इंटरपर्सनल स्किल, जो आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको अच्छे से इंटरपर्सनल स्किल में डेवलपमेंट करो, वो बहुत ज़रूरी होता है। रिड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशनल लेयर्स एंड फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट, भाई आप में ट्रस्ट होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, ताकि जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं वो कम हो जाएं। इंश्योर करो कि जो मैसेज आप देना चाहते हो वो एक्यूरेटली सामने वाले तक पहुंचे और वो उसको समझे भी सही, वो भी ज़रूरी है बेटा। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न कम्युनिकेशन। कंपेयर करना है आपको ओरल और रिटर्न को, बहुत आसान है ये तो, शायद आप कोई सबको आता होगा। रिटर्न कम्युनिकेशन का मतलब होता है ट्रांसमिशन करना है इन्फॉर्मेशन थ्रू डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, ईमेल, लेटर, मतलब जहां पर आप लिखते हो, सिंपल सी बात है। अनलाइक ओरल कम्युनिकेशन विच इज इंस्टेंटेनियस, मतलब डायरेक्टली हो जाता है बेटा, एंड ट्रांजिट्स। रिटर्न कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है परमानेंट रिकॉर्ड जो बेटर सूट होते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स डिटेल और फॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए। पर ओरल कम्युनिकेशन जो होता है वो आपको तुरंत फीडबैक प्रोवाइड करता है, आपके पर्सनल कनेक्शन होते हैं सामने वाले से, लेकिन वही बात है कि इसका कोई लीगल आपके पास वेट नहीं होता, कोई लीगल आप प्रूफ नहीं कर सकते उसके ऊपर। रिटर्न कम्युनिकेशन में डॉक्यूमेंट होता है जो काम आता है। रिटर्न कम्युनिकेशन टेक लॉन्गर टाइम टू प्रिपेयर, उसको बनाने में टाइम लगता है। तो भाई कहीं ना कहीं हम रिटर्न में ये नहीं बता पाते कि हमारी टोन क्या है, सामने वाला अपने हिसाब से उसको समझेगा भाई। लेकिन वहीं पे ओरल में क्या होता है, हम उसको सही टोन से अपनी बातों को समझा पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम एक फॉर्मल वे में बात करें तो रिटर्न कम्युनिकेशन कंसिस्टेंट होता है, अकाउंटेबल होता है, और लीगल रेफरेंस की वजह से बिजनेस में हम इसी को यूज करते हैं ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मल पॉलिसी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस लेटर एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। एक बिजनेस लेटर का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो बेटा जो भी प्रोफेशनल बिजनेस लेटर होते हैं, सबसे पहले उसमें हेडर में सेंडर का एड्रेस होता है, फिर डेट होती है, फिर रिसीवर का एड्रेस होता है, फिर सैल्यूटेशन होता है, रिस्पेक्टेड सर मैडम। सब्जेक्ट भी होता है इसके अंदर, आप बॉडी डाल दो जो आपका मेन इंट्रोडक्शन है, फिर मेन कंटेंट और कंक्लूजन, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज और अपनी सिग्नेचर। इसमें रेफरेंस अगर आप कोई लगा रहे हो तो, या कोई डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी इनक्लोज कर रहे हो तो वो भी लिख सकते हो आप। बिजनेस लेटर जो होते हैं उनको अगर हम पर्पस के हिसाब से कैटेगराइज करें तो सेल लेटर हो जाता है जो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए होता है। इंक्वायरी लेटर होता है अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। ऑर्डर लेटर होता है अगर आपको ऑर्डर देना है। कंप्लेंट लेटर होता है अगर आपको गुड्स से कोई इशू है। एडजस्टमेंट लेटर होता है कोई डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। बेटा आपको कोई भी एक लेटर राइटिंग भी आ सकती है, इसमें आपको इंक्वायरी लेटर आ सकता है, कंप्लेंट लेटर आ सकता है, ऑर्डर लेटर भी आ सकता है। फॉर्मेट मैंने बताया, सबसे पहले आप लिखते हो सेंडर का एड्रेस, मतलब हमारा एड्रेस 2 लाइन में, फिर आप डेट डालते हो जो भी एग्जाम की रहेगी, फिर एक लाइन छोड़ के जिसको लिख रहे हैं उसके बारे में लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वहाँ पे नीचे रिस्पेक्टेड सर और मैम, फिर नीचे आपका जो भी मेन इंट्रोडक्शन है जो कि भैया आप ये हो, आप यहाँ को बिलोंग करते हो और आप ये बिजनेस के लिए इंक्वायरी लेना चाहते हो या कंप्लेंट करना चाहते हो या ऑर्डर लेना चाहते हो। फिर मेन बॉडी लिखेंगे पूरी उसके अंदर और लास्ट में कंक्लूजन। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर जो है प्रोफेशनल क्लैरिटी वाला होना चाहिए, स्पेसिफिक टाइप की टोन होना चाहिए उसके अंदर, ताकि जो बिजनेस है वो मेंटेन ऑर्गेनाइज लगे और आप इफेक्टिव तरीके से बात भी कर सको। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है, इसकी विशेषता इंपॉर्टेंस क्या होती है, और एक अच्छी रिपोर्ट में
कौन कौन सी बातें होना चाहिए। तो रिपोर्ट इज एन स्ट्रक्चर्ड फैक्चुअल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर टू प्रेजेंट फाइंडिंग्स एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। मतलब रिपोर्ट एक तरीके से एक फैक्ट पे आधारित डॉक्यूमेंट होता है जो हम किसी फाइंडिंग्स को बताने के लिए, या हमने कोई एनालिसिस करी है उसको बताने के लिए, या किसी को रिकमेंडेशन देने के लिए बनाते हैं। इट इज असेंशियल, इंक्लूड ऑब्जेक्टिव डाटा, क्लियर ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स। रिपोर्ट के अंदर हम सब बातें डाटा प्रॉपर ऑब्जेक्टिव वाइज लिखते हैं, सब चीज़ें क्लियरली लिखते हैं ताकि कंक्लूजन भी निकाल सकें। रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। अगर आपको डिसीजन मेकिंग करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें आपको वो रिलायबल बेसिस इंफॉर्मेशन मिलती है और आपको प्रोजेक्ट इवोल्यूशन मिलता है। एक गुड रिपोर्ट क्या होती है बेटा, जो क्लियर हो, ब्रीविटी हो, एक्यूरेसी हो, और उसकी टोन भी कैसी हो, फॉर्मल। इट शुड बी इम्पार्शियल। रिपोर्ट में किसी भी तरीके की पार्शलिटी या बायसनेस नहीं होना चाहिए। वेल स्ट्रक्चर्ड, जो भी रिपोर्ट होती है उसकी प्रॉपर हेडिंग वगैरह होना चाहिए। डायरेक्टली एड्रेस द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीधा बता दो कि हमारे इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या था। सिंथेसाइजिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इनटू एक्शनेबल फॉर्मेट, आप प्रॉपर फॉर्मेट का यूज करो। रिपोर्ट सर्व एज अ क्रिटिकल टूल फॉर ट्रांसपेरेंसी, रिपोर्ट जो है कहीं ना कहीं वो ट्रांसपेरेंसी लाता है, अकाउंटेबिलिटी लाता है, और आपको प्लानिंग करने में भी हेल्प करता है फ्यूचर में आपके बिजनेस के लिए। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एन इंटरव्यू, इसके आपको कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव और किस टाइप के इंटरव्यू होते हैं वो बताना है। तो इंटरव्यू इज अ पर्पसफुल स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। तो बेटा इंटरव्यू एक उद्देश्यपूर्ण, सही तरीके से बनाई हुई कन्वर्सेशन यानी बातचीत है जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होती है, जहां पर इंटरव्यूअर जो होता है वो कुछ इंफॉर्मेशन पाना चाहता है इंटरव्यूई से। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू इवेल्युएट अ कैंडिडेट सुटेबिलिटी, ताकि जो कैंडिडेट हमारे यहाँ आया है वो हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं, उसका डाटा कलेक्ट करना, और कोई इश्यूज है उनसे रिजॉल्व करवाना, क्वेश्चन वगैरह पूछना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं बेटा इंटरव्यू के गोल डायरेक्टेड इंटरेक्शन होता है, भाई तभी हम लोगों से मिलते हैं जब हमको कुछ उनका टारगेट है, हमको लोगों को रिक्रूट करना है, फिर सिलेक्ट करना है। फॉर्मल प्रिपरेशन होती है इसकी बेटा, सही तरीके से इंटरव्यू की प्रोसेस डिसाइड होती है। टू वे एक्सचेंज, भाई हम भी उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर जो इंटरव्यू देने आया वो जवाब देगा उसका। कई टाइप के इंटरव्यू होते हैं बेटा, जैसे हायरिंग, किसी को हायर करने के लिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए कि भाई इसको हमको प्रमोशन करना है कि ट्रांसफर करना है, एग्जिट इंटरव्यू भाई फीडबैक वगैरह लेने के लिए, इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू को जानकारी लेने के लिए, थ्रू टारगेटेड क्वेश्चनिंग्स, भाई आप कुछ क्वेश्चनियर बना के भी सामने वाले से पूछ सकते हो, एक्टिव लिसनिंग करके भी आप इंटरव्यू ले सकते हो, फोनेटिक वगैरह इंटरव्यू जो होते हैं। इंटरव्यू प्रोवाइड डीपर इंसाइट इनटू अ इंडिविजुअल कैरेक्टर, इंटरव्यू से हमको दूसरे व्यक्ति के कैरेक्टर के बारे में बहुत गहरी बातें जानने को मिलती है, उसकी कॉम्पिटेंसी मतलब योग्यता जानने को मिलती है। मेकिंग देम एन असेंशियल मैकेनिज्म फॉर इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है ये। और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है इंटरव्यू के, हमें इस व्यक्ति को सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट कर देना है। हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ई कॉमर्स, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रोसीजर, एडवांटेज एंड बैरियर्स। तो ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यहाँ पर हम गुड्स को बाय और सेल करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं थ्रू इंटरनेट। द प्रोसीजर इन्वॉल्व अ यूजर्स ब्राउजिंग ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसमें यूजर क्या करता है बेटा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चीज़ों को ब्राउज करता है, ऑर्डर प्लेस करता है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट करता है, डिजिटल पेमेंट कर देता है ना, बाय लॉजिस्टिक फुलफिलमेंट। इसका एडवांसमेंट क्या है बेटा कि इसमें ग्लोबल रीच मिलती है आपको, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू आप ग्लोबली लोगों से जुड़े रहते हो। 24/7 ऑपरेशन होता है, कभी भी आपका ऐसा नहीं है कोई टाइमिंग है शॉप का, 24/7 बिजनेस रन कर सकते हो। इससे आपके जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ओवरहेड कॉस्ट लगती है वो कम हो जाती है। ये कन्वीनियंस होता है कस्टमर के लिए भी, घर बैठ के वो ऑपरेट कर सकता है। पर कुछ बैरियर्स भी होते हैं। तो हाउएवर बैरियर्स टू डेवलपमेंट इंक्लूड, कहीं ना कहीं इसमें साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, लोगों को डर लगता है साइबर फ्रॉड नहीं हो जाए हमारे साथ। द डिजिटल डिवाइडेड, मतलब कभी कभी इंटरनेट एक्सेस में प्रॉब्लम आती, सर्वर डाउन हो जाता है, कई बार लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ती कि पेमेंट नहीं हो पा रहा है, या पेमेंट कट गया हमारे पास से लेकिन सामने वाले के पास नहीं पहुंचा।
कुछ लॉजिस्टिक चैलेंजेस भी आते हैं, कई बार रेसिस्टेंस टू चेंजिंग द ट्रेडिशनल शॉपिंग हैबिट्स। लोगों को लगता है कि नहीं यार, हम तो जो ट्रेडिशनल शॉपिंग करते हैं वही हमारे लिए बेस्ट है, वही करना चाहिए। इतनी सारी हर्डल्स होने के बावजूद भी ई कॉमर्स जो है वो कंटिन्यूसली चेंजेस लेकर आ रहा है ट्रेडिंग में, और ये बॉर्डरलेस मार्केट प्लेस बन गया है। आजकल हर कोई इंसान ऑनलाइन शॉपिंग करता है, ऑफरिंग अनप्रेसिडेंटेड एफिशिएंसी इन कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है गाइस, तो ये थे आपके विथ सॉल्यूशन वीडियोस, आपके कहने पे बना दिए हैं। अब आपको अच्छे मार्क्स लेकर आना है और जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के रखना है। मैंने फिर बोला कि हम शुरू करने वाले हैं 30 डेज 30 करियर्स ऑप्शंस, वो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है अगर आप भविष्य के लिए सीरियस है। अगर आपने सोच के भी रखा है फ्यूचर में क्या करना है आपको, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका टारगेट क्या है फ्यूचर का, या फिर किस करियर के बारे में आप जानना चाहते हो, तो हम उसके बारे में प्रॉपर सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपके लिए लेकर आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन गाइज।